दोस्तों नमस्कार, मैं निरी पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 20 प्रश्नों की सीरीज हम फिर से लेके आए हैं। लगातार वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं हमारे, वो लास्ट में ही हम इंक्लूड करते हैं, जिससे आप पूरा वीडियो देखें, ठीक है। और स्किप करके बिल्कुल मत करें, अन्यथा आपको ही नुकसान होगा, ठीक है। चैनल में वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा नियम यह दर्शाता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी विभवांतर पात का योग शून्य के बराबर होता है। ठीक, मतलब शून्य के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए ओम का नियम, ऑप्शन नंबर बी किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम या कूलाम्ब का नियम। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। जी हाँ, किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा। ओम का नियम हमें क्या बताता है? भी प्रपोर्शनल आई। किसी मतलब बंद बहुत कहना चाहिए कि स्थिर तापमान पर बंद परिपथ की भौतिक अवस्था में यानी ताप दाब आयतन में परिवर्तन न किया जाए, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। ठीक है, ये भी प्रपोर्शनल आई। दूसरा है किरचॉफ का प्रथम नियम ये बताता है कि कोई नेटवर्क में संधि से निकलने वाली या जंक्शन से निकलने वाली धारा तथा जंक्शन की तरफ आने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, समेशन आई इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है? ये है किरचॉफ का प्रथम नियम, जो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? आवेश संरक्षण, है ना, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो कहता है कि किसी भी समय पर नेटवर्क के अंतर्गत किसी जो समवर्त परिपथ के चारों ओर के विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जो कि समेशन भी इक्वल टू 0 होता है। अब ये किसके नियम पे, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। किसके नियम पर? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम क्या बताता है कि समान आवेश ये आवेश है जैसे और ये आवेश है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, है ना। और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, है ना, आकर्षित अट्रैक्ट करते हैं। ये रिपल्स करते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन बताता है? कूलाम्ब का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 का कुल प्रतिरोध क्या होगा जो दिए गए आरेख में दर्शाए गए रूप में से जुड़े हुए? यहाँ पे देख रहे हैं पैरेलल है, दोनों 60 के तीन प्रतिरोध को जोड़ा गया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपने लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है 20 के। कितना है? 20 के। ठीक है, इसको ऐसे निकालते, चूंकि ये पैरेलल में लगा है, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये हो गया। अब आप वैल्यू रख दो, 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। इसको कर दोगे तो लास्ट में 1/20 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 20 ओम। राइट आंसर 20 किलो ओम। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी दी गई लंबाई के धातु के तार के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध होगा। ठीक है, यानी ये मान लीजिए ये इसका व्यास है, मान लो 4 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको हमने दोगुना कर दिया, ये व्यास कर दिया, यानी व्यास हमारा क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर। करेक्ट ना। तो प्रतिरोध R के मान में क्या परिवर्तन होगा? दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समान रहेगा, 1/4 गुना हो जाएगा। बताइए आपने इसका आंसर क्या लगाया? ठीक है,
इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये 1/4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। अब कैसे, देखिए आपको एक फार्मूला याद होगा, R बराबर रो L अपॉन A, ठीक है। यदि आप एरिया को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रतिरोध जो है आपका 1/4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी निकाय में इलेक्ट्रॉनों की कुल धारिता या कमी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनों की कुल अधिकता, धारिता नहीं सॉरी, कुल अधिकता या कमी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, धारा, वोल्टेज, आवेश, विभव, प्रवणता। आपने राइट आंसर लगा लिया। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को हम आवेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। आंसर राइट होगा आवेश। आवेश किसे कहते हैं? किसी निकाय में इलेक्ट्रॉनों की कुल अधिकता या कमी को क्रमशः धनात्मक या ऋणात्मक आवेश के नाम से जानते हैं। हाँ, ध्यान रखिए। आवेश को यदि कोई पूछता है तो C से प्रदर्शित करते हैं और इकाई होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब कहना चाहिए कि किसी भी पदार्थ का एक भौतिक गुण जिसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने पर एक बल का अनुभव करता है, ठीक है। फिर धारा है, धारा को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, है ना। एम्पियर, एम्पियर बोलते हैं, है ना। एक बिंदु या क्षेत्र के पास से विद्युत आवेश प्रवाह की दर, मतलब आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं ना, धारा कहते हैं, ठीक है। जिस पर हमें एक बल का अनुभव होता है, कोई विद्युत चुंबकीय एरिया है जहाँ पर हमें एक बल का अनुभव होता है, उसे हम आवेश कहते हैं। और आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, या है ना, दर को। फिर है विद्युत विभव। विद्युत विभव यानी कि इकाई होती है वोल्ट, है ना। विद्युत विभव की इकाई वोल्ट होती है। दो बिंदुओं के बीच जो अंतर होता है उसको हम विभव या विभवांतर के नाम से जानते हैं। फिर प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, इकाई ओम होती है ना। किसी वस्तु या विद्युत प्रतिरोध उसके विद्युत धारा के विरोध की माप, ठीक है। अगला प्रश्न है, जेम्स प्रीकोट जूल द्वारा प्रायोगिक रूप से पाया गया था कि धारा वाहक चालक में उत्पन्न ताप खाली स्थान के समानुपाती होता है। देखो ये जूल का पूरा नाम है जेम्स प्रीकोट जूल, ठीक है ना। तो ताप किसके समानुपाती होता है? देखो, धारा के वर्ग के, प्रतिरोध के वर्ग के, विद्युत धारा के, लागू वोल्टेज के। H बराबर होता है धारा ताप के लिए I² R और T, है ना। तो यहाँ पर देखो धारा के वर्ग के, है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अब देखो इसमें समझने वाली कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, H क्या होता है? गर्मी का उत्पादन किया, है ना, कितना गर्मी पैदा हुई। I क्या है? वर्तमान में बहने वाली धारा। R प्रतिरोध है, T समय है ना। अब न्यूटन के भी नियम जैसे होते हैं, न्यूटन के 3 नियम हैं। तो पहला नियम, कोई वस्तु यदि गति कर रही है तब तक गति करेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, या स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम कहता है F बराबर ma। m जो है F बराबर, द्वितीय नियम क्या कहता है? F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल F कहलाता है, फोर्स कहलाता है, ठीक है। तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया, है ना। क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया, ये न्यूटन के नियम थे। इसके बाद फैराडे के इंडक्शन नियम था, वो यह बताता है कि प्रेरित वोल्टेज, लगाया गया वोल्टेज उस सर्किट के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ओम का नियम तो सभी को मालूम है, भी प्रोपोर्शनल आई, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय विद्युत उपकरण है ना। द्विपक्षीय को आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइलेटरल इलेक्ट्रिक डिवाइस। बाइलेटरल इलेक्ट्रिक डिवाइस कौन सी है? रजिस्टर, डायोड, एलईडी या बीजेटी। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है प्रतिरोधक। रजिस्टर द्विपक्षीय विद्युत उपकरण है। अब ये क्या होता है? देखो, एक पक्षी या दो पक्षी। देखो पहली बात करता हूँ एक पक्षी की,
फिर बात करता हूँ दो पक्षी की, है ना। एक पक्षी वो है जिनके माध्यम से धारा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। धारा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, समझ रहे हैं। धारा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है और केवल बहुसंख्यक वाहक के कारण धारा प्रवाहित होती है। कौन कौन से होते हैं? FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, BJT, है ना। ये सब हमारे क्या हैं? एक पक्षी तत्व के उदाहरण हैं। एक तत्व को द्विपक्षी कहा जाता है यदि विशेषताओं में समान प्रतिबाधा प्रदान करता है। RLC जो है द्विपक्षी तत्व का उदाहरण है। RLC, R यानी प्रतिरोध, L यानी इंडक्टर, C, ये तीनों जो होते हैं दो पक्षी के उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो R का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक, करेक्ट। बाकी ये तीनों ऑप्शन क्या हैं? ये तीनों ऑप्शन एक पक्षी के। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें थोड़ा सा और कुछ ऑब्जेक्टिव ऐड कर देते हैं। जैसे एलिमेंट जो होते हैं, नेटवर्क सिद्धांत के अनुसार एलिमेंट जो होते हैं, देखो ये या तो लीनियर होते हैं, क्या होते हैं? लीनियर, है ना, या नॉन लीनियर, या फिर नॉन लीनियर होते हैं, है ना। फिर इसके बाद एक्टिव होते हैं, एक्टिव एलिमेंट, है ना। ऑब्जेक्टिव में देखिए कैसे भी प्रश्न आ जाए हमें बनना चाहिए, या तो पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट या पैसिव एलिमेंट। इसके बाद देखिए यूनिलेटरल, बाईलेटरल, है ना, यूनिलेटरल या बाईलेटरल, ठीक। इसके बाद है टाइम वेरिएंट प्रकार का होता है, टाइम वेरिएंट प्रकार का होता है या इनवेरिएंट प्रकार का होता है। इतने प्रकार से एलिमेंट होते हैं। अब इनका जैसे वर्गीकरण करना तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, समझ लीजिएगा। लीनियर और नॉन लीनियर, मतलब जो ओम के नियम का पालन करता है, जो ओम के नियम को पालन करता है वो रैखिक होता है, लीनियर होता है, जो ओम को मानता है, ठीक है। दूसरा नॉन लीनियर का मतलब होता है जो ओम को नहीं मानता, ठीक, ये नॉन लीनियर कहलाया। अब RLC क्या है? ये लीनियर, RLC ये क्या है? लीनियर, ठीक है। इसके बाद है नॉन लीनियर जो है BJT, JFET, SCR, ये सब हो गए आपके गैर रैखिक, तो नॉन लीनियर हो गया, ठीक। फिर इसके बाद आता है सक्रिय और निष्क्रिय तत्व। अब सक्रिय कौन होंगे? देखो सक्रिय, एक्टिव, जो सोर्स से, कहाँ से? सोर्स से लोड को शक्ति देता, लोड को क्या देता है? पावर देता है। कौन देता है भाई? ये कहना चाहिए जो जनरेटर है। जैसे ये मान लीजिए हमारा जनरेटर है ना, ये जनरेटर सीधे बल्ब को सप्लाई देता है, तो जब ये जनरेटर कौन है? सक्रिय हो गया, है ना। और कौन हो कह सकते हैं? सोलर सेल, सोलर सेल भी हमारे क्या हैं? सक्रिय हो गए। एक और है बैटरी, ये भी हमारे सक्रिय होंगे, ठीक है ना। अब कौन है जो निष्क्रिय तत्व में आता है? जो मतलब शक्ति का लॉस करते हैं, पावर को लॉस करते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? निष्क्रिय कहलाएंगे। तो RLC भी हमारे निष्क्रिय में आते हैं, है ना, RLC भी हमारे निष्क्रिय में आते हैं। इसके बाद है समय के साथ परिवर्तन वाले भी हैं, तो अरैखिक तत्व, ठीक है। अरैखिक वाले में अपन लोग ऐसे एक बनाया करते हैं, ठीक है, ये बोल्ट हो गया, मान लो ये धारा हो गई। तो अरैखिक में क्या होता है? एक कि इधर माइनस भी होता है और इधर भी माइनस I होता है ना। इस तरह का भी जब कभी हम अपन ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा अरैखिक कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए आकृति में परिपथ को पहचानिए। आप देख रहे होंगे यहाँ से धारा हमारी इधर की ओर आ रही है, इधर पर BA लगा हुआ है, I आउटपुट है, वोल्टेज नियंत्रण धारा विधि, वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज विधि, धारा नियंत्रण वोल्टेज विधि, धारा नियंत्रण धारा स्रोत। इसका आपने राइट आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर 4 धारा नियंत्रण धारा विधि कहलाती है, ठीक है। क्या होता है कि निर्भर स्रोत कुछ अन्य राशियों पर निर्भर करते हैं। इन्हें 4 प्रकार से हम बना सकते हैं। पहला है VCVS, VCVS, इसे बोलते हैं वोल्टेज नियंत्रित
मतलब वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। एक होता है VCCS वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। एक है CCVS मतलब करंट कंट्रोल करंट सोर्स। और ये तो यही है, इसमें ये कौन सा सोर्स है, धारा नियंत्रित धारा सोर्स, मतलब ऑप्शन नंबर 4। 10 ओम के प्रत्येक 10 प्रतिरोधक समानांतर में जुड़े हैं तब समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। 10 ओम, 100 ओम, 1 ओम या 1 किलो ओम। तो इसका राइट आंसर है 1 ओम, ठीक है। क्या होगा, 1 ओम। पैरेलल में लगे तो आपको मालूम है कि R/N रेजिस्टेंस कैसे निकला रहा है, R/N से, है ना। तो कितने हैं, 10 हैं और N कितने हैं, 10, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, 2 वाट शक्ति रेटिंग वाले 200 ओम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी। 10 एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर या 100 मिली एम्पियर। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, राइट आंसर है 100 मिली एम्पियर। कैसे, P बराबर V²/R, ठीक है, ये फार्मूला होता है। या P का एक और होता है I²R, ठीक है, ये भी फार्मूला होता है। या P बराबर V/I भी होता है, ठीक। यहाँ पर R दिया है, P दिया है ना। तो इसमें क्या निकालेंगे, P बराबर I², कौन सा सूत्र लगाएंगे, I² × R लगा दीजिए, ठीक है। तो I² × R लगा देंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, P की जगह 2 लिख दो, 2 बराबर I² × R, तो 0.1 एम्पियर, और 0.1 एम्पियर को मिली एम्पियर में तो 100 मिली एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंग कोडित प्रतिरोधक पर सुनहरे रंग के बैंड को संकेतिक सहिष्णुता क्या है ना। तो इसका आंसर आपको बताना है ±10%, 5%, 20% या ±10%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ±5%। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ये 4 प्रकार से कलर कोड बने होते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो है फर्स्ट डिजिट को बताता है, दूसरा भी डिजिट को बताता है, तीसरा जो है आपका मल्टीप्लायर बताता है, और चौथा जो है आपका टॉलरेंस को बताता है, ठीक है ना। तो गोल्ड, सिल्वर या नन ऑफ दिस, GS, मैंने GS बताया था, और एक नन ऑफ दिस होता है। तो G में 5% ±5%, है ना, और S में आपका ±10%, और इसमें ±20% होता है। कितना होता है, ±20% होता है। तो किसका पूछा है, सुनहरे रंग का। सुनहरे रंग का कितना होगा, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और एक और फार्म मतलब वो बना सकते हैं, BB रॉय, BB रॉय इज ग्रेट, है ना, ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ GS, ये फुल फॉर्म है। तो B मतलब हो जाएगा अपना ब्लैक, ब्लैक को 0 से शुरू करो, फिर ब्राउन 1, रेड, येलो, है ना, ऑरेंज, येलो, इस तरह से G का कोई वैल्यू नहीं है। ग्रेट का ग्रीन, है ना, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नन, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। कलर कोड के अनुसार प्रतिरोध की वैल्यू, अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू निकाली जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कई प्रतिबाधाएं जैसे Z1, Z2, Z3 पैरेलल में जुड़ी हों तो उनकी संयुक्त प्रतिबाधा क्या होगी। समानांतर में जुड़ी है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। Z1, Z2, Z3 जब पैरेलल में जुड़ी होती है तो 1/1/Z1, 1/Z2 और 1/Z3 करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है ये, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि परिपथ में R3 में धारा कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले VA, यहाँ पर आपको VA ज्ञात करना पड़ेगा। तो जो आपका VA है वो आ जाएगा 2.5 एम्पियर, 2.5 वोल्ट। कितनी आ जाएगी, 2.5 वोल्ट। तो I बराबर
भी ए बटे आर, आई बराबर भी बटे आर होता है, तो आर हमारा 5 ओम है, कोई दिक्कत नहीं। 2.5 अपॉन 5, तो राइट आंसर होगा 0.5 एम्पियर, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धारिता का मान ज्ञात कीजिए। 25 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.5 कूलाम की आवश्यकता होती है ना। इसका जो राइट आंसर है 0.02 फैराड। ये कैसे निकलेगा, आपको C बराबर Q अपान भी होता है, तो Q बराबर C भी होता है ना। तो भी दिया है कितना 25 वोल्ट, C दिया है अपना कितना, C ही तो ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो Q दिया है 0.5 कूलाम, C ज्ञात करनी है, वोल्टेज दिया है 25, करेक्ट ना। तो C बराबर 0.5 अपॉन 25, तो इसका जो राइट आंसर होगा 0.0, ओहो लिख नहीं पा रहा, 0.2 फैरेड। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केबीएल के सिद्धांत पे कार्य करता। आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, अन्योन्य प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो किस में कार्य करता है, आवेश संरक्षण पर, और जो दूसरा है वो ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर हमारा अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है, और फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ये जो मोटर जनरेटर है वो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक, अगला प्रश्न है, 100 एम्पियर आवर क्षमता वाली बैटरी को लगभग कितने घंटे के लिए 10 एम्पियर धारा प्रदान करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है 10 घंटे के लिए, है ना। कैसे करेंगे, बैटरी की क्षमता होती कितनी दी है 100 AH में, किस में दी है 100 एम्पियर आवर में दिया है। प्रदान की गई धारा कितनी है 10 एम्पियर, तो समयावधि टाइम बराबर क्या होगा 100/10 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोधक का कौन सा प्रकार वोल्टेज पर निर्भर करता है, सेंसिस्टर, वेरिस्टर, LDR या थर्मिस्टर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपके लिए ट्रिपिकल है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ईयर वाले आंसर दें। वेरिस्टर राइट आंसर होगा। ठीक है, वेरिस्टर राइट आंसर होगा। ठीक है, वेरिस्टर का प्रयोग वोल्टेज अस्थिरता को कुछ वोल्ट की सीमा में कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर परिवर्तनीय प्रतिरोधक होते हैं, जैसे कहना चाहिए पोटेंशियोमीटर हो गया, रिहोस्टेट हो गया, ओमिक विशेषताएं होती हैं। इसमें एक मतलब नॉन लीनियर, नॉन ओमिक करंट वोल्टेज विशेषता होती है जो डायोड के समान होती है वेरिस्टर में। ठीक है, सेंसिस्टर क्या होता है, ये NTC सेंसिस्टर जो है NTC प्रतिरोधक होता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये -200 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सीमा के लिए प्रयोग किया जाता है। -200, इसमें -200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सेंसिस्टर का उपयोग किया जाता है। LDR जो होता है लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, यह प्रकाश किरणों के आपतन से प्रतिरोध के मान में कमी आती है, जिसके माध्यम से धारा का परिमाण बढ़ जाता है ना। LDR प्रकाश के लिए मेन होता है। ठीक है, थर्मिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोधक है, जिससे प्रतिरोध तापमान के साथ बदलता है, प्रतिरोध जो है टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, एक चोक में क्या विशेषता होनी चाहिए, उच्च प्रेरणिक, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रेरणिक, निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रेरणिक, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रेरणिक, मतलब कैसा होना चाहिए। इसका राइट आंसर है, तो जो चोक होना चाहिए हमारा उच्च प्रेरणिक निम्न प्रतिरोध, मतलब हाई इंडक्टिव लो रेजिस्टेंस, हाई इंडक्टिव लो रेजिस्टेंस प्रकार का हमारा चोक होना चाहिए। चोक कॉइल यह एक मतलब अनुप्रयोगों में क्या होता है, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो डिस्क धारा के प्रवाह को प्रभावित किए बिना प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह को रोकने या सीमित करने के लिए, देखो DC के लिए तो बिल्कुल नहीं, ये AC के लिए धारा के प्रवाह को रोकने, यदि जो रोक रहा है तो एक्सेल कहलाता है, सीमित करने के लिए एक निम्न प्रतिरोध वाला एक इंडक्टिव कॉइल होता है, जो AC से DC, जहाँ पर AC से DC रूपांतरण की आवश्यकता होती है वहाँ पर भी इसका उपयोग करते हैं। इसलिए चोक को एक श्रृंखला RL परिपथ द्वारा दर्शाया जा सकता है, इसीलिए हम कह सकते हैं उच्च प्रेरकत्व निम्न प्रतिरोध। ठीक है,
और एक ट्यूब में भी चोक का प्रयोग होता है, जिसका प्रयोग ट्यूब लीग में क्या है, उच्च वोल्टेज को पैदा करना होता है। फिर स्टार्टर के अंदर क्या होती है, गैस होती है। हाई वोल्टेज के कारण यह आयनाइज हो जाती है और धातु की जो स्ट्रिप होती है वो गर्म हो जाती है ना। इससे क्या होता है कि संपर्क से जुड़ने वाले का प्रकाश देने लगता है। आयन जब गैस आयनाइज होगी तो विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो चोक का काम है हाई वोल्टेज को पैदा करना। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे केसीएल नियम लागू हो रहा है, I4 धारा एम्पियर में हमें बताना। तो आपने आंसर लगा लिया होगा, राइट आंसर होगा इसका 6 एम्पियर। ठीक है, कैसे आया है ये आपको मालूम है। I1 देखिए कौन कौन सी आ रही धारा, I1 आ रही, I3 आ रही, I4 आ रही। I1 प्लस I3 प्लस I4 आ रही है ना। नहीं, हाँ I4 आ रही। अब जा कौन रही, I2 I4 I6, I2 I4 और I6 ये जा रही। तो वैल्यू रख देंगे तो I4 आ जाएगा। चलो I4 बराबर कर दीजिए 4 + 3 + 8, 4 + 8 कर दीजिए, यहाँ पर 3 कर देते हैं, माइनस का 2 माइनस का 7, ये सब करने के बाद 6 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 वाट शक्ति रेटिंग 200 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा क्या होगी। आपने आंसर लगा लिया होगा। ये एक बार और क्वेश्चन आ चुका है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनों पर प्रवाह को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनों पर प्रवाह को क्या कहते हैं, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, धारा कहते हैं दोस्तों, है ना। विभवांतर क्या होता है, दो रेखाओं या फेज या न्यूट्रल के बीच जो विद्युत का जो विभव होता है, इसकी इकाई वोल्ट होती है ना। धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इकाई विभवांतर एम्पियर होती है। विद्युत चुंबकीय बल फ्लक्स क्या होता है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स भी आपको मालूम होगा कि यह एक बल है जो विद्युत विभव के कारण, अंतर के कारण किसी भी बंद परिपथ में फ्री इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को संभव बनाता है। इसकी भी इकाई वोल्ट होती है। प्रतिरोध तो आपको मालूम ही है और फ्रिक्वेंसी भी आप मालूम है, जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है, इकाई हर्ट्ज होती है ना। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, कितने आपने अटैम्प्ट किया ये ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।